चलिए, देखिए आज हम अपने मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट करेंगे। खंड बा। देखते हैं खंड बा में किस टाइप के प्रश्न दे रखे हैं। आप लोग कॉपी पेन रेडी रखिए और हमसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं खंड बा में किस टाइप के प्रश्न दे रखे हैं। ये रहा हमारा खंड बा। देखिए इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, दर्शाइए दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 3√2 को हमें अपरिमेय संख्या दिखाना है तो सर्वप्रथम हमें इसे परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो माना माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है तो 3√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां p व q पूर्णांक है, जहां p व q पूर्णांक है तथा तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। q नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। √2 इज इक्वल टू हो जाएगा p/3q, क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर p/q एक परिमेय संख्या है तो p/3q भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। आइए इस बात को समझते हैं। देखिएगा, p/q एक परिमेय संख्या है तो p/3q भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? देखिए, p/q एक परिमेय संख्या है ना, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर q में केवल 3 का मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो 3 पे गुणा कर देने से क्या ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी? नहीं, p/q अगर परिमेय संख्या है तो p/3q भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिएगा, अगर फिर हम लिखते हैं कि p/3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर p/3q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखिए हम इस बात को यहीं पे समझा देते हैं। देखिए, √2 इज इक्वल टू p/3q ये दे रखा है, तो p/q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। भाई ये अपरिमेय कैसे हो सकती है? क्योंकि एक परिमेय के बराबर एक अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर p/3q एक परिमेय संख्या है तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा। परंतु परंतु देखते हैं, देखिए, परंतु हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक मिनट।
देखिए √2 एक √2 एक मिनट √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हम प्रूफ कर चुके हैं पहले कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ? तो यह तो विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। भाई ये तो विरोधाभास है। हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये परिमेय संख्या आ रहा है √2। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखते हैं कि यह विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा ऐसा इसलिए हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी मानी गई अवधारणा ही गलत है। क्योंकि हमारी मानी गई अवधारणा हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। भाई हमने गलत मान ही लिया था। हमने गलत माना था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? देखिए हमने गलत मान लिया था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है और बाद में हमको प्रूफ करना पड़ा। बाद में हम ये प्रूफ हो भी गया कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना बिंदु ए बराबर 4, -1 तथा बिंदु बी बराबर -2, -3 है। क्लियर? तो देखिएगा ये हमारा है ए और इसको हमने मान लिया बी। इसका निर्देशांक है -2, -3 और ए का निर्देशांक है 4, -1। ठीक है, हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस रेखा को समत्रिभाजित करती है, मतलब समान 3 भागों में बांटती है। तो हमने मान लिया वो बिंदु पी और क्यू है। अगर ये पूरी रेखा 3 यूनिट की है तो 1 यूनिट ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी व क्यू ऐसे बिंदु हैं जो इस रेखा को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब बराबर 3 भागों में बांटते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये बात भी हम लिख लेते हैं कि तथा पी व क्यू ऐसे बिंदु हैं
बिंदु हैं जो रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं। हमने ये मान लिया कि P और Q ही वो बिंदु हैं और इन्हीं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यही रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। चलिए P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। P का निर्देशांक देखिए इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, विभाजन सूत्र से आप लोगों ने विभाजन सूत्र पढ़ रखा होगा। अगर विभाजन सूत्र से हमें P व Q के निर्देशांक ज्ञात करने हों तो देखिएगा, P के निर्देशांक x, y हमें ज्ञात करने हैं। तो हम फार्मूला जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है? कॉमा इसी प्रकार से m1 y2 और m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है? ये हमारा जो है ये निर्देशांक का फॉर्मूला निकल के आएगा निर्देशांक ज्ञात करने का। अब देखिएगा, अगर फिगर में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, तो ये जो बिंदु P है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो देखिए, एक खंड इधर है और दो खंड इधर है। ये जो P बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, ये जो P बिंदु है इसके इस तरफ एक खंड है और इस तरफ एक और एक दो खंड है। मतलब क्या हुआ कि बिंदु P रेखाखंड को एक अनुपात दो के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर है? अतः m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर 2 हो जाएगा। और x1 आपको दे रखा है, देख लीजिए फिर से, जो ये निर्देशांक है वो x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो देखिएगा, x1 यहाँ पर अगर हम देखें, x1 है 4 और x2 अगर देखें तो x2 है -2 है। -2 है। y1 देखिएगा, y1 यहाँ पर कितना दे रखा है? -1 और y2 कितना दे रखा है? तो y2 दे रखा है -3। चलिए फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा, m1 x2 तो m1 1 है और x2 यहाँ पर देखेंगे तो -2 है, प्लस m2 2 है और x1 यहाँ पर देखेंगे तो x1 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। क्लियर है? अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 देखेंगे तो ये हो जाएगा -2
और ये हो जाएगा प्लस का 8/2। तो देखेंगे यहाँ पर आएगा 6/2 मतलब कि 3। कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा, ये हमारा क्या है? ये एक्स का निर्देशांक अभी निकला है। अब वाई का, एक मिनट, वाई का तो थोड़ा सा जगह बनाने दो। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब y1 का भी निकालते हैं, सॉरी y का भी निर्देशांक निकालते हैं। तो m1 कितना है? 1 है। और y2 कितना है? तो y2 देखिएगा माइनस का 3 है, प्लस m2। और y1 कितना है? तो y1 ध्यान से देखेंगे तो y1 कितना है? माइनस का 1 है, अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा -3 और -2 अपान में 3। देखिए यहाँ पर निकल के आएगा कितना? नेक्स्ट लाइन में करते हैं या यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कितना आएगा? -5/3। तो भैया p के निर्देशांक आ चुके हैं। p का जो निर्देशांक है वो कितना आ चुका है? यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है -5/3। क्लियर है? चलिए, अब p के निर्देशांक आ गए हैं, अब q के भी निर्देशांक निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, q के निर्देशांक, q के निर्देशांक निकालना है। तो एक मिनट पहले लिख देते हैं ये बात। देखिए, बिंदु Q रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। आइए दिखा देते हैं। ये देखिएगा, हमारा जो बिंदु Q है वो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए इधर 1 और 1 2 है और इधर 1 है, मतलब 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु Q रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। चलिए, अब इसके हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए ये रहा हमारा निर्देशांक। चलिए इसको निकालते हैं। m1 x2, m1 कितना है? 2 और x2 कितना आया है? देख लीजिए यहां से, x2 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू हो गई -2 प्लस m2 कितना है? 1 और x1 की वैल्यू आप लिख लीजिए। तो x1 की वैल्यू यहां से देखेंगे, x1 की वैल्यू है 4। x1 की वैल्यू कितनी है? 4 अपान में m1 प्लस m2। चलिए दूसरा भी पार्ट इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 2 और y2 की वैल्यू कितनी है? तो y2 की वैल्यू -3 है और प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है?
तो y1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1, सॉरी हाँ m1 यहाँ पर 1 मिनट था, m1 यहाँ पर कितना है 2 है, प्लस m2 कितना है 3। देखिएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा -6 -1 अपॉन 3, मतलब कि 0/3 और कॉमा -7/3। देखिएगा ये हमारा आ गया निर्देशांक किसका, क्यूब का। ये हमारा निर्देशांक किसका आ गया, क्यूब का। इसी के दोनों के निर्देशांक में व्यस्त करने। देखिए ये हमारा प्रश्न दे रखा है, कोण ए के किसी मान के लिए sec 12/5 sec a 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है sec a इज इक्वल टू 12/5। देखिएगा यहाँ sec को हम क्या ले सकते हैं, cos a इज इक्वल टू 12/5। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा cos a इंटू 12, और 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 5/12 cos a, मतलब cos a इज इक्वल टू आ चुका है 5/12। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो पहले तो 0 बार जाएगा, फिर हो जाएगा 50, 12 चौक 48, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 12 कम 12। चलिए रहने देते हैं। कह रहा है यह कथन सत्य है या असत्य, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, यह कथन सत्य है भाई, बिल्कुल सही है। तो कारण भी देना है क्यों सत्य है, तो हम कारण भी दे रहे हैं। देखिएगा cos थीटा जो होता है हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है -1 से बड़ी या बराबर होती है, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। मतलब cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 0.41 है, ये -1 और +1 के बीच में ही है, तो भाई बिल्कुल सही है भाई। cos a को हम 5/12 लिख सकते हैं क्योंकि इसके बीच में ही है। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा रहा कारण भाई, ये सत्य है क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, जो कि है। क्लियर क्लियर है, ये हमारा कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा ये लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं। देखिए दिया है, क्या दे रखा है, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, मतलब 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/2 पाई। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 22/2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 से 22 कट जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा और ये 2 तो अपने स्थान पे रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू आ चुकी है। r की वैल्यू जहां हमें जरूरत होगी वहां हम रखेंगे 3.5। चलिए अब आपको हम समझाते हैं क्वाड्रेंट क्या है। देखिए हमारे पास ये एक सर्कल है,
और इस सर्कल में ये दो अगर हम डायमीटर मान ले, वैसे लग नहीं रहा है, 1 मिनट में और सही बनाते हैं। देखिएगा ये हमारे पास एक सर्कल है, ये अब ये मान लीजिए कि ये दोनों क्या है, डायमीटर है। तो ये हमारा जो सर्कल है वो 4 भाग में बढ़ चुका है, और 4 भाग में क्यों, 4 बराबर भाग में बढ़ चुका है। तो इस एक भाग को, किसी भी एक भाग को हम क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, यानी चतुर्थांश बोल सकते हैं। क्लियर है, हमें इसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। ये हमारा क्या है, चतुर्थांश है, चतुर्थांश, इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस, 1 मिनट, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये दो इसकी त्रिज्याएं हैं, इसके बीच में हमने कोण मान लिया, ये कोण जो है वो थीटा है। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड, ये पूरा का पूरा क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। देखिए ये एक त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है, इसके बीच में हमने कोण मान लिया थीटा है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया था उसी को हम बोलते थे त्रिज्यखंड। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360, जो इसका एरिया होगा त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर देखिए अपने चतुर्थांश में ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अब इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो ए इज इक्वल टू वही फार्मूला, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, थीटा की वैल्यू है 90 अपान में 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 3.5 का स्क्वायर। चलिए इस 90 से इसको काट देंगे तो 90 चौका 4 से कट गया। चलिए इसको भी काट देते हैं 2 और इसको 11। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा 1/2 इंटू यहाँ कितना है 11 और यहाँ है बटे में 7 इंटू 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और अपान में क्या लगाएंगे 10 और इन दोनों पॉइंट्स को हटा देंगे। चलिए देखते हैं, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35। देखिएगा एक 7 से ये वाला 7 भी कट गया, तो ऊपर कितना बचा 11 और यहाँ पर 7, तो 11 और 7 बचा, तो 11 सते 77 और बटे में 2 दूना 4 और दूना 8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। 90 से इसको काटे 4 में, 4 बार में, फिर ये बचा यहाँ पर कितना 2, तो ये हो गया 11, यहाँ पर बचा 11/7 और ये हो गया 35/10, 35/10, 5 दूनी 5 सते, एक साथ यहाँ पर, एक साथ यहाँ है, हाँ कोई गलती नहीं है, तो 77/8 आया। इसको हम अगर और डिवाइड करें तो 8 9 72, बचेगा कितना 8 9 72 हो गया, बचे कितना 5, तो हो जाएगा 50, 8 6 48, बचेगा कितना 2, तो हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 8 5 40। ये हमारा आया और ये क्षेत्रफल है, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिखाते हैं। तो ये रहा हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये रहा हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या दे रखा है, लिखा है यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जो PE है, ये लिखा है PE, ये E होने की प्रायिकता है, मतलब E मतलब घटना, घटना होने की प्रायिकता कितनी है 0.05 है, 0.05 है। तो हम लिखेंगे कि भैया घटना होने की प्रायिकता, घटना
होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता घटना होने की प्रायिकता कितनी है? तो घटना होने की प्रायिकता 0.05। घटना ना होने की प्रायिकता हमसे पूछा है, घटना ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, देखिएगा घटना ना होने की प्रायिकता ये हमसे पूछा है। हम जानते हैं, हम जानते हैं घटना होने की जो प्रायिकता होती है प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता जो होती है, ई नहीं, घटना नहीं होने की प्रायिकता जो होती है, उन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अब हमें पीई दिया है, घटना होने की प्रायिकता है 0.05 प्लस पीई नहीं की प्रायिकता निकालेंगे तो इज इक्वल टू 1। तो पीई नहीं जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिएगा 1 माइनस 0.05 तो कितना आ जाएगा 0.95। क्लियर है? कितना आ जाएगा 0.95। एक बार देख लेते हैं कितना है 0.05, कितना बचेगा 5 फिर 9 और यहाँ पर हो गया 0 तो 0.95। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा अगला प्रश्न भी सॉल्व होता है, ये वाला प्रश्न भी सॉल्व होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हाँ देखिए ये लिखा है यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R जो कि x, 6 है से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए चलो चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है कि ये जो बिंदु Q है वो बिंदुओं P व R से समदूरस्थ है। मतलब अगर हमारे पास ये मान लीजिए कि बिंदु P है जो दिया है 5-3 और यहां पर अगर हमारे पास मान लेते हैं कि बिंदु R है जो है x, 6 तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारा बिंदु Q होगा और ये क्या है, ये P से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये R से भी है। मतलब P और R से समदूरस्थ है, ये हमारा पॉइंट Q। क्लियर है? अगर समदूरस्थ है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। मतलब अगर हम देखते हैं यहां पर तो अगर देखें तो प्रश्नानुसार PQ बराबर होगा QR के। भाई दोनों दूरी बराबर होगी तभी समदूरस्थ होंगे। तो हम PQ निकाल लेते हैं पहले। तो PQ निकालेंगे तो PQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1, इसको हम मानते हैं x2 और इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1 और इसको मानते हैं y2। तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 3 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक 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 डिलीट डिलीट। ये देखो क्यू आर भी साथ में निकाल ले, देखिएगा बराबर है क्यू आर के। अच्छा क्यू आर में देख लीजिए
इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप यहाँ पर x1 मान सकते हैं और इसको आप यहाँ पर y1 मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने p को मानो वैसे यहाँ पर इसको मान लीजिए और x2 y2 इसे रहने दीजिए। क्लियर? चलिए देखिए, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना 0 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस देखिएगा 1 माइनस 6 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इतना समझते होंगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस, देखिए हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे यहाँ पर है 0 माइनस एक्स, 1 मिनट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है 0 माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा -5 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये हो गया 25 प्लस 4 मतलब 16 है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में 25। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिएगा जब वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 25 प्लस 16 रूट हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस 25 से 25 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्लियर है? एक्स की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 4। हमें फाइंड करना था एक्स के मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का हमारा 2 मान आ चुका है, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। चलिए पढ़ते हैं। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बाद जो है हमारे जो भी प्रश्न बचते हैं इसको हम, दूसरे प्रश्न का सारा खंड अभी बच रहा है तो इसको हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच, आई लव यू।